हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट कोरल रीफ्स। सो कोरल रीफ्स होते क्या हैं? जब भी हम कोरल रीफ्स के बारे में बात करते हैं तो इस तरीके की पिक्चर हम सबके माइंड में आ जाती है, ठीक है, कि ये कोरल रीफ्स होते हैं। बट एक्चुअल में कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ्स होते हैं हमारे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल टाइनी स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरल्स। और वो जो है मिलके क्या बना देती हैं, बहुत सारी कॉलोनीज बना देती हैं। एंड इनको हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स बोलते हैं, ठीक है। सो कोरल रीफ्स क्या होते हैं? ये मरीन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया है, उसमें दो तरीके के हमारे ये आते हैं। एक इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, दूसरे वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स में बैकबोन प्रेजेंट होती है, इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। कोरल रीफ्स जो है वो क्या है, मरीन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं। अब ये बने किस चीज़ से होते हैं? एक कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। काफ़ी ज़्यादा सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक नहीं जाते हैं, ये परमानेंटली एक प्लेस में ही जो है वो फिक्स जो है वो रहते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं फॉर मरीन लाइफ। अब इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम क्यों प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये क्या है, अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंड साथ में जो है इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं सी का, क्योंकि ये क्या है, ये पूरे ओशन का क्या है, एक तो 0.1% जो है वो कवर करते हैं, ठीक है। बट ये जो है काफ़ी ज़्यादा मीन्स 25% जो है वो क्या है, ये प्रोवाइड मरीन स्पीशीज़ के लिए जो है वो एज अ होम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मरीन स्पीशीज़ को इनहेबिट करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो मरीन स्पीशीज़ है वो यहाँ पर जो है वो रहते हैं, ठीक है। ये यूजुअली शैलो एरियाज़ में पाए जाते हैं, जिनकी डेप्थ करीब 150 फीट की होती है। कई जो है रीफ, कोरल रीफ जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा डीप इसमें भी पाए जाते हैं, जैसे नियर अबाउट 450 फीट तक जिनकी जो है वो डेप्थ होती है, वहाँ भी कई जो है वो पाए जाते हैं। सबसे बड़े जो कोरल रीफ्स हैं वो हैं हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? दे आर इन द ऑस्ट्रेलिया। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो कोरल रीफ है, ठीक है, ये कितना एक्सटेंड, इट इज़ अराउंड द 1500 माइल्स लॉन्ग, ठीक है। ये 1500 मील जो है वो लंबा है। एंड ये सबसे बड़ा जो है वो क्या है, कोरल रीफ है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोरल रीफ्स को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला तो आ जाता है हमारा एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। अगर क्लाइमेट कंडीशंस एक्सट्रीम है, मीन्स क्या है कि पानी जो हमारा ओशन वाटर है उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है या बहुत ज़्यादा वो डाउन हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, जो ये वहाँ पर ग्रो नहीं करते हैं। इनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। सेकेंड है ओवर फिशिंग। अब ओवर फिशिंग जब करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, ठीक है, जो क्या है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। एंड इट also affects the coral reefs. Next is coastal development. अब कई coastal areas पे क्या है, टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स वहाँ होती है, डिफरेंट रिजॉर्ट्स या कुछ भी जो है वो बनाया जाता है। वो भी क्या है, किसको अफेक्ट कर रहा है, कोरल रीफ्स को जो है वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कोरल रीफ्स के एकदम पास में जो है वो बन जाता है। अल्टीमेटली वो उसको क्या करता है, हार्म करता है। देन इज़ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज़ वन मेजर कंसर्न, क्योंकि जितने भी कई ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं या कई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम डायरेक्टली गार्बेज को क्या है, डायरेक्टली ओशन वाटर में डंप कर दे रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर जो है एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ठीक है, वो एकदम से डायरेक्ट आप ओशन में डंप कर देते हैं। उसकी वजह से भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा कोरल रीफ्स को जो है वो अफेक्ट करता है। देन इज सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन का पॉइंट कहाँ पर आता है कि जो कंस्ट्रक्शन होती है कोस्ट के अलॉन्ग, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। जब सॉइल इरोजन होता है तो सेडिमेंट्स जो है वो इंक्रीज करती हैं। अब सेडिमेंट्स जब इंक्रीज करती हैं क्या है, डायरेक्ट जो कोरल रीफ्स तक जो है वो क्या है, लाइट सही से नहीं पहुंच पाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है कोरल रीफ को ग्रो करने के लिए। वो एक कंडीशन है जो इनकी ग्रोथ को जो है वो अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ कंडीशंस। अब ग्रोथ कंडीशंस में क्या आ जाता है, पहला तो टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर है वो 50 जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से जहाँ पे कम होता है वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तब भी ये ग्रो नहीं करते हैं। ऑप्टिमम जो फेवरेबल टेम्परेचर इनका रहता है ग्रो करने के लिए वो होता है 23 to 25 डिग्री सेल्सियस के बेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पर ये ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर एक कंसर्न है। दूसरा सलाइन कंडीशंस। अगर वाटर बहुत ज़्यादा सलाइन है तब भी ये ग्रो नहीं करेंगे, बिल्कुल ही कम वो है तब भी वो ग्रो नहीं करेंगे। ऑप्टिमम सैलिनिटी जो है वो भी इसमें जो है वो चाहिए होती है। ये कुछ फैक्टर्स है जो कोरल रीफ
को जो है वो अफेक्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स की बात करें तो 3 तरीके के कोरल रीफ्स होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल्स। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? फ्रिंजिंग रीफ क्या होते हैं? ये जो है लैंड के बहुत ज़्यादा क्लोज जो है वो पाए जाते हैं, एकदम लैंड के ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज में होते हैं, एंड ये शैलो लगून्स जो है वो फॉर्म कर देते हैं, जिनको हम बोर्ड चैनल्स भी बोल देते हैं, एंड इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग रीफ्स बोलते हैं। अब ये जो फ्रिंजिंग कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, ये कहाँ पे डेवलप होती हैं? ठीक है, आइलैंड्स के या फिर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के अलोंग जो है ये ज़्यादातर जो है वो डेवलप होती हैं। ठीक है, एकदम डीप बॉटम, एकदम जो सी का बॉटम होता है वहाँ से ये राइज करती हैं, एंड इस तरीके से ये स्टीप स्लोप जो है ये बना देती हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से ये जो है ऊपर को जो है वो कोरल रीफ्स जो है वो राइज करती हैं। अब इसका ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड मैक्सिमम जो है हर जगह फ्रिंजिंग रीफ जो है वो पाई जाती है। अब इसका एग्जांपल क्या है? इंडिया में बहुत सारी ऐसे कोरल रीफ, मैक्सिमम कोरल रीफ्स जो हैं वो क्या है? हमारी फ्रिंजिंग रीफ्स हैं। ठीक है, चाहे आप इसके पास देख लो, पाक बे के पास देख लो, गल्फ ऑफ मन्नार के पास देख लो, ये सारी की सारी कोरल जो है वो फ्रिंजिंग रीफ्स हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर बाहर में देखना है तो सकाउ आइलैंड जो है न्यू हॉर्बाइड्स में, वो जो है फ्रिंजिंग रीफ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कम्स द बैरियर रीफ। बैरियर रीफ का एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। अब ये जो रीफ होती है ये क्या होती है? ये सबसे लार्जेस्ट, हाईएस्ट एंड वाइडेस्ट रीफ होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी तक जो है ये एक्सटेंड करती है, एंड सबसे ज़्यादा जो है वाइड जो है ये चलती है। ठीक है, अब ये जो है ये कोस्ट ऑफ कोस्ट जो है ये डेवलप होती हैं। ठीक है, यूजुअली शोर के जो है वो क्या होती हैं? पैरेलल में जो है वो ये डेवलप होती हैं। ठीक है, एकदम ऐसे ब्रोकन और इरेगुलर सी रिंग ये बना देती हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है सब में से, तो ये एकदम बहुत दूर तक, 100 या थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जो है वो जाती है। एग्जाम्पल ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट आते हैं एटॉल्स। अब एटॉल्स जो होते हैं वो क्या है? एकदम रफली एक सर्कुलर होती है। ठीक है, और ये क्या है? एक लार्ज सेंट्रल लगून को जो है इस तरीके से जो है ये सराउंड करती हैं। अब ये जो लगून है ये क्या है? ये डीप होता है, एंड इसकी डेप्थ जो है करीब करीब जो है वो 80 या 150 मीटर्स तक होती है। ये अटॉल्स जो होते हैं वो डीप सी से एक तो दूर जो है वो सिचुएटेड होते हैं, एंड एक आइलैंड पे पाए जाते हैं। ठीक है, सबमरीन प्लेटफॉर्म में एक इलिप्टिकल फॉर्म में जो है इस तरीके से इलिप्टिकल फॉर्म में जो है ये जो है वो ज़्यादातर जो है वो पाए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जो हमारे फिजी अटॉल्स हैं, ठीक है, उनको वो जो है काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ अटॉल रीफ्स का। सो ये 3 तरीके के रीफ्स जो हैं वो हमारे जो है वो पाए जाते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? ठीक है, कोरल रीफ्स क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला तो कोस्ट लाइन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक कोई भी स्टॉर्म आ रहा है या कुछ भी जो है वो तेज़ हवाएं आ रही हैं, तो ये जो है वो एकदम स्टडी से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कोस्ट लाइन्स में, जैसे हमने बात की ना फ्रिंजिंग रीफ्स, ठीक है, जो होती है वो एकदम कोस्ट के पास में जो है वो ग्रो करती हैं, सो वो कोस्ट लाइन्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड हैबिटेट एंड शेल्टर फॉर मैनी मरीन ऑर्गेनिज्म। अब मैक्सिमम जो फिशेस होती हैं जब वो ग्रो करती हैं, तो जब वो छोटी छोटी होती हैं तो वो कहाँ पर रहती हैं? वहाँ पर कोरल रीफ्स पर ही रहती हैं। उसके बाद वो ओपन वाटर में जो है, ओपन ओशन वाटर में अपना जो है वो लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट करती है, बट तब तक वो जो है वो कोरल रीफ्स में रहती हैं। एंड ना कि सिर्फ फिशेस, बहुत सारे ऐसे मरीन ऑर्गेनिज्म हैं जो कहाँ पर रहते हैं? कोरल रीफ्स में जो है वो रहते हैं। सो ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज इट इज़ द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर मरीन फूड चेन्स। अब मरीन फूड चेन है, ठीक है, सो उसके लिए काफ़ी एक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, एंड बाकी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का भी क्या है? एक सोर्स है कोरल रीफ्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन फिक्सिंग में ये असिस्ट करता है। ठीक है, दूसरा न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में ये हेल्प करता है। एंड देन फिशिंग इंडस्ट्री भी कोरल रीफ पर डिपेंड करती है। कैसे? क्योंकि मैंने बोला स्मॉल फिशेस जो हैं वो कहाँ पर होती हैं? यूजुअली कोरल रीफ्स पर होती हैं। ठीक है, सो जो भी जिनको भी फिशिंग करनी होती है वो यूजुअली जो है वो यहीं पे जो है वो अपना जाल बिछाते हैं, एंड वो फिशिंग जो है वो वहाँ से कर लेते हैं। सो जो हमारे जो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रेजेंट है, ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम जो मींस जो इकोनॉमी आती है, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम फिशिंग से जो है वो यूजुअली जो है वो आती है। मींस $1.5 बिलियन एनुअली जो है ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी वो फिशिंग और इससे जो है वो जनरेट करता है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि फिशिंग इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन कोरल रीफ्स। ठीक है, एंड साथ में ये क्या है? इंडिकेटर्स हैं ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम हेल्थ, क्योंकि क्या ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, सलाइन कंडीशन ज़्यादा हो रही हैं, तो ये ग्रो नहीं करते हैं या वहीं पे क्या है डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि ओके अब क्या है कि ये जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से वो ग्रो नहीं करेंगे। एंड अगर ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं मीन्स इकोसिस्टम क्या है? हेल्दी है। ठीक है,
सो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब कोरल रीफ्स इन इंडिया, इंडिया में अगर बात करें सो इंडिया में जो कोरल रीफ्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। सो पहले तो ये कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ में प्रेजेंट हैं, देन इस अरेबियन सी में भी प्रेजेंट है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, देन गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे में प्रेजेंट है, एंड साथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, सो टोटल 5 या 6 जगह जो है वो कोरल रीफ्स जो है वो प्रेजेंट है। जब हम बात करते हैं सबसे पहले पाक बे की बात करें तो पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर मैप में हमें क्या है साथ साथ में दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में साथ में नहीं है। गल्फ ऑफ मन्नार अलग है एंड पाक बे जो है वो अलग है। पाक बे जो है वो साउथ ईस्ट कोस्ट पे इंडिया के, ठीक है, एंड ये गल्फ ऑफ मन्नार से इसको कौन सेपरेट करता है, इसको सेपरेट करता है मंडपम पेनिनसुला एंड साथ में रामेश्वरम आइलैंड। ठीक है, ये दोनों जो है इसको पाक बे को जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेट करते हैं। एंड यहाँ पर जो है वो यूजुअली फ्रिंजिंग रीफ्स ही जो है वो पाई जाती है, एंड ये जो फ्रिंजिंग रीफ है वो कितनी होती है, यूजुअली 25 to 30 किलोमीटर्स जो है वो लॉन्ग जो है वो होती है। ठीक है, देन इज नेक्स्ट आ जाता है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। अब गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो जैसे मैंने बोला कौन सेपरेट करता है, अभी हमने देखा मंडपम पेनिनसुला और रामेश्वर आइलैंड को पाक बे सेपरेट करता है। ठीक है, एंड ये जो है ये कहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पाया जाता है, ये ट्यूटिकोरिन और रामेश्वरम के स्ट्रेच पे जो है एट द स्ट्रेच ऑफ 140 किलोमीटर्स पे जो है यहाँ पर जो है वो कोरल रीफ्स जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, एंड ये भी क्या है, ये जो है मन्नार बैरियर रीफ है। ठीक है, एंड यूजुअली यहाँ पे भी ज़्यादातर फ्रिंजिंग रीफ्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में सिचुएटेड है। ठीक है, एंड यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में टोटल हमारे 350 आइलैंड से बना है। ठीक है, अब ये जो 350 आइलैंड से जो है ये बना हुआ है, जिसमें से ओनली 38 आर इनहेबिटेड, सिर्फ 38 में ही जो है वो लोग रहते हैं, बाकियों में लोग जो है वो नहीं रहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर भी यूजुअली हमारी जो फ्रिंजिंग रीफ्स जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ का है जो गुजरात के पास है। अब ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, ये सौराष्ट्रियन पेनिनसुला में पाया जाता है, एंड यहाँ पर जो इसमें जो कोरल रीफ जो है वो पाई जाती हैं वो मींस करीब करीब जो है वो 170 किलोमीटर्स तक जो है वो दूर तक जो है वो फैली होती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैक्सिमम फ्रिंजिंग रीफ्स ही जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। लक्षद्वीप आइलैंड में क्या डिफरेंट है, ठीक है, ये क्या है, जो एकदम स्कैटर्ड सा जो है ये सिचुएटेड है इन द अरेबियन सी, एकदम स्कैटर्ड आइलैंड है, अरेबियन सी में ये सिचुएटेड है। अब यहाँ पर जो है कि क्या, यहाँ पर 36 टाइनी आइलैंड्स जो है वो प्रेजेंट हैं, एंड यहाँ पर जो हमारे पास कोरल रीफ्स जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, उसमें अटॉल्स होते हैं। ठीक है, अटॉल्स जो है वो यहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन बाकी सारे इंडिया में जितने भी बाकी कोरल रीफ्स हैं वो सारे फ्रिंजिंग रीफ्स हैं, लेकिन लक्षद्वीप में जो है वो अटॉल्स जो है वो पाए जाते हैं। सो ये इंडिया के कोरल रीफ्स हैं। ठीक है, इन 5-6 जगहों पे जो है कोरल रीफ्स इंडिया में पाए जाते हैं, सारे फ्रिंजिंग हैं, सिर्फ लक्षद्वीप आइलैंड में अटॉल्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही एक स्पेशल कोरल है जिसको हम बोलते हैं स्नोफ्लेक कोरल। ये भी रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, एंड ये एक तरीके से थ्रेट प्रोवाइड कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को। क्यों? क्योंकि ये एक इन्वेसिव कोरल है। इन्वेसिव कोरल एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है। ठीक है, मतलब ये क्या कर रही है, एकदम ही जहाँ पर भी ये जाता है वहाँ पर क्या है, एकदम तेज़ी से फैल जाता है, एंड बाकी जितनी भी चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट थी, ठीक है, उनको क्या करता था, आउट नंबर कर देना। मीन्स ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर जा रहा है, और वो जो बाकी स्पीशीज़ हैं वो क्या हो जा रही हैं, वो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जा रही है, वो वहाँ से हट जा रही हैं, एंड ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बायोडाइवर्सिटी को फिर अफेक्ट कर रहा है। अब ये जो स्पीशीज़ है, ठीक है, अब ये करता क्या है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, एक तो पहला क्या है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में क्या है, जू प्लैंक्टन्स को कंज्यूम कर रहा है। जू प्लैंक्टन्स क्या होता है, जो हमारी फूड चेन होती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन होती है, उसमें जो है वो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं हमारे जू प्लैंक्टन्स, एंड इस पर जो है वो फूड चेन टोटल डिपेंड करती है, क्योंकि इसको कौन कंज्यूम करेगा, देन सेकेंडरी कंज्यूमर को, देन टर्शियरी कंज्यूमर, तो पूरी फूड चेन जो है वो खराब हो रही है। ठीक है, एंड एकदम से जो है ये ग्रो कर जा रहे हैं। अब ये स्नोफ्लेक कोरल जो है वो डिस्कवर कहाँ किया गया है, पाया कहाँ गया है, तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी के कोस्ट में जो है ये स्नोफ्लेक कोरल जो है वो डिस्कवर किया गया है या पाया गया है। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा जो है इसको जो है इसके पास कैपेसिटी है कि वो एक स्पेस को इन्वेड कर दे। ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मरीन स्पीशीज़ है वो वहाँ से हट जाएंगे, एंड यही जो है वो ग्रो करेगा, एंड ये पूरे जो इकोसिस्टम को है वो क्या कर देगा, उसमें इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट कर देगा। सो दिस इज़ वेरी हार्मफुल।
अब जो कोरल रीफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उनको कंजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है एक कंजर्वेशन जो है वो कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। पहला क्या है, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। देन ओवर हार्वेस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो काफ़ी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। अब कोरल रीफ्स को जो है वो क्या है रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है। देन साथ में कोरल रीफ्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, ठीक है, कि कितने ये इंपॉर्टेंट हैं एंड ये क्या प्रोवाइड करते हैं टू द एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। सो इस तरीके के से कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिए गए हैं टू प्रिवेंट द कोरल रीफ, बिकॉज ऑलरेडी 20% वर्ल्ड के कोरल रीफ्स जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट जो है वो कॉज करते हैं टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट कोरल रीफ एंड आई होप आपको जो है वो समझ आ गया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ठीक है।